बिहार के जमुई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार। वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। जेपी नड्डा उत्तराखंड में करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ेगा आज चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की होगी रैलियां। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। कांग्रेस के तेज तर्राक प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। कहा, मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी नारा। उधर कांग्रेस से निष्कासन के बाद आज संजय निरुपम करेंगे अगले कदम का खुलासा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। हेमा मालिनी समेत कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। पप्पू यादव भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में आज भरेंगे अपना नामांकन। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक भी आज। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांटेंगे गारंटी कार्ड्स। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू होगी आज पहली घरेलू जीन थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगे शुभारंभ। और शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस आज। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है कविता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। दिन के 11 बज चुके हैं और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। अब की बार एनडीए 400 पार। इस नारे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास रणनीति बना रखी है। इसके तहत बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज जमुई जिले के खैरा इलाके के बल्लोपुर मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई में होने वाली इस सभा से बिहार में एनडीए के चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। जमुई में हो रहे एनडीए के इस पहली चुनावी सभा में सभी घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार दौरा है। जमुई बिहार की उन 4 लोकसभा सीटों में से एक है जहां पहले चरण में मतदान होना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में एनडीए के 40 की 40 सीटें जीतने की उम्मीद जताई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है। हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। और बीजेपी और एलजेपी रामविलास के नेताओं की बात करें तो जमुई के प्रधानमंत्री के चुनावी सभा की शुरुआत बेहद शुभ रही है। 2019 में प्रधानमंत्री पहले गया गए थे और उसी दिन वो जमुई भी आए थे। उस वक्त चिराग पासवान के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और एनडीए ने बिहार में विशाल जीत दर्ज की थी। इसीलिए इस बार भी चिराग पासवान बेहद उत्साहित हैं। ये प्यार है मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति, और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।
और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अलपुझा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अलपुझा से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है अलपुझा केरल से। वेणुगोपाल वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा जीतने के लिए उन्हें अपनी राज्यसभा की सीट छोड़नी होगी। और केरला से ही आपको पता है कि राजीव गांधी भी अपना नामांकन वायनाड से दाखिल कल कर चुके हैं और उसके बाद ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट केसी वेणुगोपाल आज अलपुझा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और राजीव चंद्रशेखर जी भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नामांकन दाखिल करने का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद। तिरुवनंतपुरम से ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीधी लड़ाई उनकी शशि थरूर की, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट जिस पर ये नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। और आपने देखा कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं केंद्र में, वो भी उनकी इस नामांकन प्रक्रिया में वहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। कांग्रेस के शशि थरूर और आर चंद्रशेखर जो कि इस वक्त वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की भूमिका MOS के तौर पर निभा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करते हुए तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम से। बहुत ही तेज तर्राक और तिरुवनंतपुरम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की CM ममता बनर्जी होंगी आमने सामने। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। TMC प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और TMC के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा पसुनिया से। और भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में
30 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा और लोकसभा चुनाव में क्या है चुनावी मुद्दे, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। कूच बिहार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निशित प्रामाणिक जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इस बार कितनी उम्मीद? देखिए, निश्चित रूप से इस बार की रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। बंगाल की लोग दोनों हाथ भरकर भारतीय जनता पार्टी को पिछले दोनों चुनाव में आशीर्वाद किया और इस चुनाव में भी बंगाल की लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सभी कैंडिडेट को आशीर्वाद करेंगे और 30 से 35 सीट हम लोग यहाँ से इस बार जीतेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है इस बार 400 पार, वो हम लोग पूरा करेंगे। पिछले एक साल से संदेश खाली वाला मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी रहा। क्या ऐसा कारण था कि टीएमसी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन महिलाओं की आवाज नहीं सुन पाई? देखिए, अगर आप इस बारे में पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि संदेश खाली में ये तो कई वर्षों से ऐसा जो अत्याचार है वो चल रहा था। महिलाओं को टीएमसी की कार्यालय में रात 12 बजे वहां पर बुलाए जाते हैं और एक एक दिन एक एक महिलाओं को बुलाए जाते हैं टीएमसी गुंडों द्वारा, और ना जाने से इनका जमीन जो है जमीन को काट देता था ताकि समुंदर का पानी आके जमीन में घुस जाए और वो जमीन खराब हो जाए। ऐसा साजा मिलता था नहीं आने पर, तो मजबूर होके संदेश खाली की माताओं को, वहां की बेटियों को वहां पर आना पड़ रहा था। और ये एक दिन का बात नहीं है जी, ये वर्षों से, सालों से ये चल रहा था और इसका जवाब निश्चित रूप से इस चुनाव में बंगाल की माताओं देगी, बेटियों और बंगाल की महिला इस बार इसके निश्चित रूप से जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निशित प्रामाणिक जी जो बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से 30 से 35 सीटें जीतेगी और इसके साथ ही आने वाले समय में जो विकास का एक रोड मैप है जो दूसरे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रहा है, उसी तरह का रोड मैप पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कूच बिहार। और लोकसभा चुनाव से पहले आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी तरफ लिए चलते हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ की पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। बड़ा झटका कांग्रेस को। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने दिल की सारी भावनाएं व्यक्त की हैं। गठबंधन के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, ऐसा स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने पत्र में लिखा। सनातन के विरोध पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी से मैं क्षुब्ध हूं। गौरव वल्लभ बहुत ही तेज तर्राक। मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर गौरव वल्लभ ने लिखा है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गौरव वल्लभ की ये पहली प्रतिक्रिया आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीज़ें अपने पत्र में लिखी। सर, एक दो चीज़ें आपने को बता दें, गौरव वल्लभ चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि उन्हें जी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र,
क्या वजह है? स्पष्ट तौर पर वो सनातन का विरोध और जो आर्थिक नीतियों का विरोध बता रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया। क्या कहेंगे, क्या एक बड़ा झटका माना जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस में जो चंद शानदार प्रवक्ता के तौर पर जिनकी छवि रही है उसमें गौरव वल्लभ जाने जाते हैं और वित्त मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर के तौर पर काम करते रहे हैं। तो ऐसे में गौरव वल्लभ का त्यागपत्र देना और एक पत्र लिखना, पत्र में 3 महत्वपूर्ण बातें आपको रोकना पड़ेगा मुझे। हेमा मालिनी इस वक्त अपना नामांकन भर रही हैं मथुरा से, अपने दर्शकों को लिए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज नामांकन भरने का बहुत ही अहम दिन है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये मथुरा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम से आर चंद्रशेखर ने अपना पर्चा भरा और केरल से ही आपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट। चलिए, और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, हम यही बात कर रहे थे कि गौरव जी ने इस्तीफा क्यों दिया, उसके पीछे की क्या वजह थी, और आप बता रहे थे कि केवल सनातन धर्म नहीं बल्कि जो आर्थिक मुद्दे हैं जिस पर लगातार कांग्रेस अपने ही पक्ष का अब विरोध करती हुई नजर आ रही है, इससे वो काफी क्षुब्ध नजर आए। ये देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने पत्र में कही है। पहली बातें कही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्री का विरोध करती है, यानी आप ग्रोथ का विरोध करना चाहते हैं, आप नए उद्योग धंधों का विरोध करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की नीति पर सवाल उठाया है। दूसरी बात जिन्होंने कही कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का रवैया रहा है कांग्रेस पार्टी का, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आमंत्रण के बावजूद समारोह में शामिल नहीं हुए थे, उससे गौरव वल्लभ आहत नजर आया कि ये कांग्रेस पार्टी का रवैया ठीक नहीं था। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि सनातन को लेकर जो इंडी गठबंधन यानी जो विपक्ष का गठबंधन, उसके तमाम नेता जिस तरह के बयान देते रहे और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी रही, उसके जो बड़े नेता हैं वो चुप्पी साधी रहे, तो इससे वो आहत है। उन्होंने कहा वो जन्म से हिंदू है, कर्म से हिंदू है, और हिंदू धर्म को लेकर एक तरह से जो चुप्पी दिखती है जब भी कोई हिंदू धर्म पर कोई सवाल उठाता है या फिर सनातन का अपमान करता है, कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बातें गौरव वल्लभ ने अपने पत्र में कही और कांग्रेस छोड़ने की बात कही। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जब इस पर बीजेपी से प्रतिक्रिया जानी गई, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक एक करके कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस में क्या हाल होने वाला है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि एक नेता जब कांग्रेस ज्वाइन भी कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि सिंकिंग शिप है, उसे बचाने आए हैं। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ये बात जो कांग्रेस में शामिल भी हो रहे थे उन्होंने भी ये बात कही है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है। संजय निरुपम, हम जानते हैं, कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आज पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने एक ईमेल सामने रखा कि कल रात को ही उन्होंने सूचित कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तो 2 बड़े झटके हम देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सर वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो एक बड़ा झटका था। तो हम एक एक करके देख रहे हैं तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। तीसरी बात एक और है यहां पर अजय, कि बीजेपी ने, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है हेमा मालिनी को लेकर, उस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। और चरणदास महंत जो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ कहा है कि सर फोड़ देंगे। तो आज बीजेपी ने कहा कि देखिए, बोटी बोटी काटने वाला बयान 2014 में आया था इमरान मसूद की तरफ से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता, और अब सर फोड़ देने वाला बयान। तो इस तरह के बयान दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है, वो किस दौर से गुजर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी नफरत कैसी है, तमाम कांग्रेस के नेताओं के बयान से सामने आते हैं। और दूसरी बात, जो महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है, प्रधानमंत्री ने नारी वंदन विधेयक का नाम रखा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता किस तरह के बयान देते हैं। हेमा मालिनी को लेकर जो उन्होंने कहा है वो मंच से कह भी नहीं सकते। वो सम्मानित सांसद है, मेहनत से अपनी जगह बनाई है, सब जानते हैं, और एक स्त्री गौरव का एक प्रतीक है, और उन पर इस तरह से टिप्पणी करना, जो इतनी वरिष्ठ सांसद है जिनकी उम्र सोनिया गांधी की उम्र के आसपास है, इस तरह से कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है, कांग्रेस के पार्टी नेताओं की मानसिकता दिखाता है। हम जानते हैं कि हाल ही में जब कंगना रनावत मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, बिल्कुल सही कह रहा है शैलेंद्र, लेकिन जी शैलेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए। मैं वापस थोड़ा सा गौरव वल्लभ के ऊपर इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज का वो लगातार समर्थन करते रहे। हमने देखा कि पिछले 5 साल उन्होंने कांग्रेस की उन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज का समर्थन किया जिसका आज वो अपने पत्र में विरोध कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो किसानों से जुड़ा जो बिल था उस पर इन्होंने अपने पार्टी का पक्ष रखा। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उनके खुद के मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन के खिलाफ हैं।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति थे, जो कि इकोनॉमिक्स को समझते थे प्रोफेसर के तौर पर, और खुद उन्होंने चुनाव भी लड़ा। लेकिन अब विरोधाभास स्वयं नजर आ रहा है कि जिस चीज का वो विरोध करते थे, अब वो कह रहे हैं कि उससे वो सहमत नहीं थे, केवल पार्टी के पक्ष को लगता है रख रहे थे, और वो भी दुखे मन से रखते हुए शायद नजर आ रहे होंगे। आप थोड़ा सा अगर हमें समय दें, जब 1991 में आर्थिक सुधार की ओर भारत आगे बढ़ा, उसमें वित्त मंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो अगली सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या तमाम अन्य सरकारें, उन्होंने उन नीतियों में जो अच्छी बातें थी उसको जारी रखा, और हमने देखा कि आप देख रहे हैं कि तमाम आर्थिक उदारीकरण की तरफ बिल्कुल जीएसटी की बात हो या दूसरे मुद्दे, उनको आगे लेके गई है बीजेपी। जी सही कह रहे हैं। तमाम सरकारों ने, और जब मोदी सरकार भी आई तो कुछ जो आर्थिक उदारीकरण की जो अच्छी बातें थी उनको आगे बढ़ाते हुई सरकारें नजर आई, भले ही अलग अलग दलों की सरकारें 1991 के बाद बनी। तो ये बखूबी पता है तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम नेताओं को, कि देश के लिए अच्छा क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि उन्हीं की सरकार के समय में जो एक नीति लागू की गई थी उसी का विरोध कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी मुख्य तौर पर वो करते नजर आते थे। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी 2014 से पहले, तब भी हमने देखा कि किस तरह से नो गो जोन हो, या फिर आप देखें कि आंदोलन किया और एक इंडस्ट्री पर जिस तरह से प्रहार की बात। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों से जुड़े बिल का समर्थन था। शैलेंद्र, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन सभी बिंदुओं का जिक्र किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के आएंगे, वो जो एमएसपी जो खुले बाजार में फसल को बेचने की छूट होगी। और फिर जब बीजेपी उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के 3 बिल लेकर के आई तो वो अपने घोषणा पत्र से पीछे हट गए। ऐसे में ये जो जनता है कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करेगी? देखिए यही बात है कि आप स्टैंड हर बार नहीं बदल सकते। एक बड़े मुद्दों पर आपका जो रुख है वो दिखाता है कि आप क्या सिर्फ राजनीति की वजह से कोई बयान देते हैं या रुख अपनाते हैं, या फिर वास्तव में देश का भला चाहते हैं। आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था हिंदू ग्रोथ रेट जिसे हम कहते थे 3% उसके आसपास रहती थी। जब बाद में उसमें एक ग्रोथ दिखी तो ये कहा गया कि चुनौती है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वो कम रहती है, अगर वो बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर ग्रोथ रेट हम देखेंगे कि 8 और 10 हो सकती है। आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाने की कवायद शुरू हुई, खासतौर पर गुजरात उसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, जहां पर हमने देखा कि दोहरे अंकों में जो कृषि ग्रोथ रेट है वो लंबे समय तक देखने को मिली। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया। तो तमाम आधारभूत सुधार किए गए, तमाम सरकारों ने किए, बीजेपी शासित राज्यों सरकारों ने किए, कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों सरकारों ने किए। लेकिन सवाल यह है कि आप उस स्टैंड को सत्ता में आने पर या तो बदलते हैं या फिर आप जो सत्ता में जो सरकार है, शैलेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बात का विरोध करते हैं, क्योंकि बात अब घोषणा पत्र की हो रही है, चुनाव का मौसम है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होनी है। और पहली बैठक में केंद्र ने सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर यह चर्चा की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। नमो ऐप पर लगभग 1.7 लाख सुझाव मिले। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। शैलेंद्र आप हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी मैनिफेस्टो पर रही अब जी। तो अब मैं यही कह रहा था कि एक तरफ तो हम लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो अपनी बात पे टिके ही नहीं रहते, आप विरोधाभास में जब सत्ता में आते हैं तब आ जाते हैं, और ऐसे में विकसित भारत को लेकर के बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। क्या दूसरी बैठक में कुछ नई बातें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जो देश भर से सुझाव आए हैं उसका संकलन भी होना है। तमाम वैन निकाल कर लोगों से सुझाव मांगे गए, नमो ऐप पर मांगे गए, मिस्ड कॉल के जरिए मांगे गए, लोग अलग अलग माध्यमों से सुझाव दे रहे हैं। एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि कैसे जो संकल्प पत्र आने वाला है उसमें 2047 तक का एक खाका सामने रखा जाए। यहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क दिखता है, और बीजेपी जिसका दावा करती है कि आप पिछले कई संकल्प पत्र उठाकर देख लें तो तमाम जो कोर मुद्दे हैं उस पर बीजेपी की राय एक रही थी। बीजेपी ने कभी उस पर स्टैंड नहीं बदला, चाहे वो धारा 370 हो या फिर बाकी जो मुद्दे हो जो विचारधारा से जुड़े मुद्दे थे। हम जानते हैं कि सत्ता में जब मौका मिला तब हमने देखा कि अनुच्छेद 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। इस तरह से तमाम जो कोर मुद्दे थे उसे बीजेपी ने पूरा करने का काम किया। तो
तो जनता को एक भरोसा जगता है कि भले ही चुनौतियां हो लेकिन पार्टी सत्ता में जब आती है अपने कोर मुद्दों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी बात है आर्थिक जो विकास से जुड़े मुद्दे। बीजेपी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण करना चाहती है, ऐसा वो दावा करती है संकल्प पत्र में, और जब सत्ता में आती है तो तमाम उन योजनाओं के जरिए वो दिखता है। और इसके लिए जरूरी है कि विकास जो दर है वो तेज हो, तो अपने संकल्प पत्र में वो इस बात का भी खाका सामने रखती है कि कैसे आर्थिक विकास बढ़ाया जाएगा, कैसे ज्यादा संसाधन पैदा किए जाएंगे। और ये अभाव दिखता है तमाम विपक्षी दलों के घोषणा पत्र में कि वो कैसे संसाधन पैदा करेंगे। और ये एक हमने देखा तमाम विधानसभा चुनाव पे इस पर सवाल भी था कि आपने वादा तो कर दिया कि आप सत्ता में आने पे पैसा डायरेक्ट देंगे या फिर मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी संसाधन कहां से लाएंगे। हम देखते हैं उसे व्यवस्थित तरीके से बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बताती रही है, चाहे वो गुजरात हो या फिर बाकी राज्यों। तो ये जो मुद्दे हैं, जनता भी इस बात को देख रही होगी शैलेंद्र कि कौन अपने घोषणा पत्र को सीरियसली लेता है और कौन केवल वायदों के लिए बात करता है, केवल चुनावी मौसम में वो सारे अच्छे वायदे। आज सीपीएम का भी घोषणा पत्र आने वाला है, तो ऐसे में जनता कहां भरोसा करे, वो एक इंपॉर्टेंट है और वही शायद चुनाव में नतीजों पर अपना असर डालेगा। देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का हक है कि वो अपना घोषणा पत्र लाएं, अपनी नीतियों के बारे में जनता को बताएं, सत्ता में आने पे क्या करेंगे इस बारे में जनता को पहले से बताएं। सवाल यह है कि कोई राजनीतिक दल अगर ये सोचता है कि उसे सत्ता में तो आना नहीं है और तमाम ऐसे वादे कर देता है, चूंकि उसे पता है कि वो सत्ता में नहीं आने जा रहा। मैं तमाम दलों की ये बात इसलिए कर रहा हूं कि फिर वो बढ़ा चढ़ाकर वादे कर देते हैं, कई बार ऐसे वादे करते हैं जो एक तरह से लगता है कि असंभव है। बीजेपी का यह कहना है कि देखिए, वो जो संकल्प पत्र में अपने वादे करती है उसको पूरा करती है और रिपोर्ट कार्ड में उसको सामने रखा जाता है। 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड में इस बात को सामने रखा गया कि कितने वादे पूरे हुए, और उसमें बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी दलों के मुकाबले बहुत बेहतर है। 19-20 का फर्क नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उस फर्क को साफ एक तरह से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि आप देखिए, किसी भी राज्य का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, बीजेपी 17 में आई है, उसमें कितने वादे पूरे किए हैं वो साफ दिखता है। शैलेंद्र, अभी आपको रोकना चाहेंगे फिर से की तरफ आगे। कर्नाटक के मांड्या हमें जाना पड़ेगा। निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जेडीएस यहां बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीएस येदियुरप्पा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता आज एचडी कुमारस्वामी के साथ अपना नामांकन पत्र उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। और जेडीएस के उम्मीदवार हैं एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक के मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी इस मौके पर तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से वो बड़ी खबर जिसमें कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस बीच संजय निरुपम ने कल एक्स पर पोस्ट किया और आपको कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई दी कि मथुरा से अपना नामांकन दाखिल करने थे हेमा मालिनी जी, अब वो कुछ बयान दे रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। मैम, जो आपकी इस बार प्राथमिकता होगी, पिछले 10 सालों में सांसद हैं, अगर तीसरी बार आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता बहुत सारी चीजों का है, उसमें स्पेशली यमुना है, फिर 84 कोस परिक्रमा है और रेल मार्ग का निर्माण और कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन एजुकेशन, सबके लिए हमें काम करना है। मैम, इस बार पीएम ने 400 पार का एक विजन दिया है, नारा दिया है, वो लक्ष्य को हम लोग निभाएंगे। हम सब कार्यकर्ताओं मिलकर उनका जो विजन है 400 पार, उसका उस विजन, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। लेकिन मैम, पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के नेताओं द्वारा जो टीका टिप्पणी हो रही है तो आपके
आपको याद होगा कि मथुरा से ही शुरुआत की थी अपने इस अभियान की, जिससे कहा जाए कि जो लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से की थी, कृष्ण जन्मभूमि से। और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है लोकसभा का, जहां से हेमा मालिनी तीसरी बार नामांकन भर रही। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। और कांग्रेस ने कल ही मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगढ़ को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा में सुरेश सिंह को खड़ा किया है। मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे मुकेश धनगढ़ ये कह रहे हैं कि वो यमुना के बेटे हैं और उनकी जीत जरूर होगी। तो मथुरा में इस वक्त जो लड़ाई है वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ब्रजवासी और प्रवासी की लड़ाई है, यानी हेमा मालिनी को बाहर की है तो आप स्थानीय नेता को चुनिए, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन लगातार 2 बार से जब बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को मथुरा के उम्मीदवार, मथुरा के सांसद के तौर पर वहां की जनता ने जब स्वीकार किया, उसके बाद ये नारा देना, अब देखना होगा कि जो जनता का रुख है वो किस तरफ जाता है। और आपको वापस उन्हीं उसी खबर पर लिए चलते हैं जो संजय निरुपम से जुड़ी। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये बिल्कुल अनुशासनहीनता का मामला है। लेकिन अब संजय निरुपम साहब कह रहे हैं कि हमने कल रात को ही उनको ईमेल के जरिए अपना त्यागपत्र भेजा, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए ये किया गया कि मुझे निष्कासित किया गया। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अगले कदम की जानकारी देंगे। 2005 में शिवसेना का दामन उन्होंने छोड़ा था, कांग्रेस का दामन पकड़ा था और उसके बाद कई चुनाव वहां पर वो लड़ते भी नजर आए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों से वो दुखी नजर आए और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, 6 सालों के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद निकालना तो ये दिखाता है कि कितनी जल्दी कार्रवाई पर फैसला किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदल दिया। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता वर्मा ने बताया कि वो आज नामांकन दाखिल करेंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को सपा ने टिकट दिया था। तीसरी बार मेरठ सीट से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर सपा ने अपना उम्मीदवार बदला। आपको याद होगा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर रामायण सीरियल में राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर इस बार उतारा है। और समाजवादी पार्टी ने बागपत लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी को बदला है। पार्टी ने पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी मनोज चौधरी की बजाय साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें सिंबल दिया। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन से 1 दिन पहले ही सपा ने मनोज का टिकट काट दिया और अमरपाल को सौंप दिया। अमरपाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। मनोज चौधरी जहां जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो अमरपाल शर्मा के जरिए सपा ने अब ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। तो अपने सदस्यता को लेकर के भी, अभी अपने चेहरों को लेकर के भी कुछ पार्टियों में एक राय या स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। जनता समझ रही है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव की जिद कहें या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उन्होंने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को अब हाई प्रोफाइल बना दिया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के 2 बड़े दल हैं और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी ही नहीं। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। ऐसे में अब हर किसी की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी, ये समझने वाली बात। वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पूर्णिया कभी हराता नहीं है और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है और साल भर सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद तो मेरे लिए आत्महत्या ही न होगा, सुसाइडल ही न होगा।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए समाचार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक है पेरम्बलूर संसदीय क्षेत्र जो कि अनारक्षित है। डीएमके ने यहां दिग्गज नेता अरुण नेहरू को मैदान में उतारा है। अरुण नेहरू ने आज सुबह चुनाव प्रचार किया। रोड शो के दौरान वे लोगों से मिले और उनकी बातें सुनी। उनका मुकाबला AIADMK के ND चंद्रमोहन के साथ है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। CPIM अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में चुनाव होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच की जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र आज जमा करने का अंतिम दिन है। कल 33 अभ्यर्थियों ने 46 नामांकन पत्र जमा किए। इनमें रीवा से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के अतिरिक्त एक अन्य जनार्दन मिश्र भी शामिल हैं। दमोह में भारत आदिवासी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र जमा किया है। सतना सीट से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। बैतूल और नर्मदापुरम सीट से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर चुके हैं। खजुराहो में भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा का नामांकन पत्र जमा हो चुका है। यहां से सपा उम्मीदवार मीरा दीपक यादव आज नामांकन जमा करेंगी। बीजेपी उम्मीदवार आज होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट से नामांकन भर रहे हैं। टीकमगढ़ में कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने अरविंद खटीक का नामांकन पत्र जमा कराया है। वहीं बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपना नामांकन जमा किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अभी तक कई सूचियां आ चुकी हैं, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी को लेकर के अब भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद यह तय है कि रायबरेली से कोई नया कांग्रेसी उम्मीदवार ही मैदान में होगा और वहीं अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में शून्य की आशंका, ये वो खतरा है जो हर कांग्रेसी को भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस उसके हिस्से आई 17 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन शेष बची 4 सीटों में अमेठी व रायबरेली की उम्मीदवारी को लेकर पूरे देश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। भले ही कांग्रेस ने अब तक लोकसभा के लिए 231 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन कांग्रेस अब तक गांधी परिवार की परंपरागत सीट माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली से आखिरकार क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बहरहाल पिछले चुनाव में अमेठी सीट पर अपने तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी की हार से पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। भाजपा की किलेबंदी देखकर कोई फैसला ले पाना उसके लिए बेहद कठिन हो गया है। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस के साथ देश है और देश के साथ कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए है,
ये बात याद रखिए। और रायबरेली, अमेठी, सारी सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स का नाम तैयार है। आप परेशान मत होइए मोदी जी, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली सीट छोड़ चुकी हैं और उम्र के इस दौर में राजस्थान की राज्यसभा सीट के जरिए संसद पहुंच गई हैं। उनके जाने के बाद उम्मीद यही है कि रायबरेली सीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं बुधवार को वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद भी राहुल गांधी अभी भी अमेठी में पिछली हार से असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का मानना है कि हार के डर के कारण कांग्रेस के बड़े लीडर इन सीटों पर उतरने से कतरा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास न नेता बचे हैं न कार्यकर्ता, और जहां तक रायबरेली और अमेठी का सीट का प्रश्न है तो गांधी परिवार इन दोनों सीटों को अपनी विरासत की सीट मानती रही है। लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने चुनाव हरा दिया और टाटा बाय बाय कर दिया, और 2024 के चुनाव के पहले रायबरेली में स्वयं सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर रायबरेली की जनता को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि सोनिया गांधी ये जानती थी कि यदि मैं इस बार इस रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी तो निश्चित रूप से मेरी हार हो जाएगी। गौरतलब है कि दोनों ही सीटों पर लोकसभा चुनाव में अभी तक सिर्फ 3 बार ही किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को सफलता मिली है। रायबरेली सीट की बात करें तो वहां पहला चुनाव 1952 में हुआ और कांग्रेस के फिरोज गांधी सांसद चुने गए। इसके बाद 3 बार इंदिरा गांधी, 2 बार अरुण नेहरू, 2 बार शीला कौल, 1 बार कैप्टन सतीश शर्मा और 5 बार सोनिया गांधी कांग्रेस से सांसद चुनी गईं। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण और 1996 व 1998 के चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। इसी तरह अमेठी में अब तक कुल हुए 16 लोकसभा चुनाव में से 13 में कांग्रेस को विजय मिली है। सिर्फ 1 बार भारतीय लोकदल और 2 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के आखिरी सांसद राहुल गांधी रहे, जो 2 चुनाव जीतने के बाद तीसरे चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से पराजित हो गए थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के 19 भारतीय मछुआरों को अब रिहा कर दिया गया है। इस संबंध में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा, घर वापसी 19 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया है और वो कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। भारत वापस आने पर मछुआरों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ लाचियान गांव के एक 1.5 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया है। बच्चे को बचाने के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि कल शाम एक खेत में खेलते समय ये बच्चा नए खोदे गए बोरवेल में गिरा। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। उसके माता पिता और गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, जो अभी भी जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। ये दिन हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, खदान कार्रवाई कार्य के लिए सहायता का अनुरोध करना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। भारत में वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। फरवरी 2024 के महीने में खनिज उत्पादन का सूचकांक 139 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 8% ज़्यादा है। पिछले साल इसी महीने की तुलना में फरवरी 2024 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले कुछ गैर ईंधन खनिज हैं, जिनमें बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा सांद्र, सोना जस्ता सांद्र, मैग्नीज अयस्क, फॉस्फोराइट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मैग्नेसाइट शामिल हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। मैगजीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ऐसे एशियाई उद्योगपति हैं जो $100 बिलियन क्लब में शामिल हैं। मुकेश अंबानी की
कुल दौलत 116 अरब डॉलर हो गई है, जो पिछले साल 83 अरब डॉलर थी। फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारतीय अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। 2023 में भारत में कुल अरबपति उद्योगपतियों की संख्या 169 थी, जो इस साल बढ़कर के 200 हो गई है। भारतीय अरबपतियों की नेटवर्थ में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। लिस्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति 954 अरब डॉलर हो गई है। पिछले साल ये 675 अरब डॉलर और 2022 में 750 अरब डॉलर के स्तर पर थी। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में अदानी ग्रुप के गौतम अदानी दूसरे नंबर के सबसे अमीर इंसान हैं। इनके पास 84 अरब डॉलर की संपत्ति है। ग्लोबल लेबर पर उनका स्थान 17वां है। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला की बात की जाए तो सावित्री जिंदल का नाम सबसे पहले आता है। ये भारतीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और दुनिया में 46वें नंबर पर। फोर्ब्स की इस नई लिस्ट में 25 नए भारतीय शामिल हुए हैं। इनमें से मेदांता हॉस्पिटल के नरेश त्रेहान, कायंस टेक्नोलॉजी के संस्थापक रमेश गोनीकन्नन और लैंडमार्क ग्रुप की रेणुका जगतियानी का नाम भी शामिल है। कई साल में सरकार के जो प्रयास हैं उनकी वजह से कर संग्रह में लगातार इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 14,84,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से ज्यादा रहा। अग्रवाल ने क्षेत्रीय कर अधिकारियों को लिखे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल नामांकन भरने के पश्चात मीडिया को कुछ बता रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Real issue from the public and people, but people realize all of this. Sir, congratulations. Thank you. Sir, congratulations. All the best, sir. Sir. Thank you. Thank you. Yes. Sorry, members. Thank you. आज बहुत इंपॉर्टेंट डे। कई सारे दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन भरा और वोटर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए उनसे मतदान की अपील की है और हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहे हैं। वापस चलते हैं अपनी खबर की तरफ, जहां पर हम बता रहे थे आपको कि जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जितना संशोधन का अनुमान था उससे बेहतर हुआ है। अगर हम GST संग्रह की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से बेहतर रहा। कर अधिकारियों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि न केवल व्यावसायिकता को दर्शाता है बल्कि CBIC समुदाय के भीतर टीम वर्क और दृढ़ता की ताकत को भी रेखांकित करता है। CBIC प्रमुख ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सकल GST संग्रह एक मील का पत्थर है और ये पिछले साल के संग्रह से 11% ज्यादा है। इस साल जो फरवरी में अंतरिम बजट आया था उसमें वित्त वर्ष 2023-24 में जो प्रत्यक्ष कर का संग्रह था वो 19.45 लाख करोड़ रुपए था और GST सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, उनका लक्ष्य 14,84 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूरा का पूरा जो टैक्स कलेक्शन है वो 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष और अमेरिकी फेड के प्याज दरों पर ताजा बयान के बाद सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2300 प्रति औंस को पार कर गया। फरवरी महीने से ही लगातार सोने में ये तेजी देखी जा रही है। चांदी की कीमत $27.33 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज की गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 से 5 अप्रैल तक ये जो बैठक आयोजित की जा रही है मुंबई में, उसका फैसला जो है कल RBI गवर्नर शक्तिकांत दास 5 अप्रैल को जारी करेंगे। प्रेस के साथ वो दोपहर 12 बजे मुखातिब होंगे। इससे पहले फरवरी में आयोजित वित्त वर्ष 24 की अंतिम बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। छठी बार कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया गया था। कल पता चलेगा कि रेपो दर को लेकर के, ग्रोथ रेट को लेकर के, महंगाई दर के अपने अनुमान को लेकर के RBI अपनी पॉलिसी में क्या कुछ कहता है। साल 2023-24 में भारतीय रेलवेज का भी शानदार प्रदर्शन रहा। इस अवधि में न केवल रेलवेज की आमदनी का नया रिकॉर्ड बना बल्कि सुविधाओं के नजरिए से भी ये साल काफी बेहतरीन साबित हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवेज की सफलता के नए कीर्तिमान बनाने का सफर लगातार जारी है। एक और भारतीय रेल मेक इन इंडिया पर फोकस के साथ साथ यात्रियों की ईज ऑफ ट्रैवलिंग पर लगातार सुधार कर रहा है, तो दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी फोकस साफ नजर आता है। साल 2023-24 में रेलवेज की कुल कमाई 2,56,000 करोड़ रुपए को पार कर गई।
बीते वित्त वर्ष के दौरान 1591 मिलियन टन माल ढुलाई का भी नया रिकॉर्ड बना। रेलवेज ने अपनी माल ढुलाई और आमदनी के संशोधित अनुमान को भी पार कर लिया है। हर दिन 14.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ और साल भर में 7188 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। साथ ही नए ट्रैक्स और मौजूदा ट्रैक के दोहरीकरण का भी आंकड़ा 3500 किलोमीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय रेलवे की इन उपलब्धियों पर लिखा है, भारतीय रेलवे तेज विकास के पथ पर। आगे जाते हुए रेलवे का फोकस अब वंदे भारत के स्लीपर कोच के विकास पर है। साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क बेहतर करने पर भी फोकस नजर आएगा। साल 2024-25 के अंतरिम बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो बीते साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर्स और 40,000 पुराने डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदला जाएगा। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। आगाह किया गया है कि नकदी संकट से जूझ रहे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। विश्व बैंक की यह आशंका 1.8% की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26% पर पहुंच चुकी है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के वृद्धि परिदृश्य पर अपनी छमाही रिपोर्ट में संकेत दिया कि देश लगभग सभी प्रमुख वृहद आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने से चूक सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रहेगा। लगातार 3 साल घाटे में रहने की भी उम्मीद है। वहीं लगभग 9.8 करोड़ पाकिस्तान के निवासी पहले ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके साथ गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। ताइवान की राजधानी ताइपे में कल आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली की कोशिशों में जुटा हुआ है। हुलियन शहर में क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराने का काम चल रहा है। ताइवान में 25 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड के गढ़वा में उग्रवादियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ की पाठशालाएं सज रही हैं, जो शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत कर रही है। झारखंड के गढ़वा जिला का बूढ़ा पहाड़, जो कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज और बमों के धमाकों से गूंजा करता था, वहां आज सीआरपीएफ जवानों की बदौलत पाठशाला सजने लगी है और यहाँ के बच्चों की आवाज में शिक्षा का ककहरा गूंजने लगा है। लगभग 3 दशकों से इस क्षेत्र में उग्रवादियों का एक छत्र राज था और इस गढ़ को भेद पाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन पिछले दिनों इस नामुमकिन को सुरक्षा बलों ने मुमकिन कर दिखाया। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के साए में अपने बालपन के दिन गुजारे बच्चों ने बताया कि नक्सली स्थानीय लोगों के साथ साथ तरह तरह का अत्याचार किया करते थे, यहां तक कि घर का खाना भी उठाकर ले जाते थे। सुरक्षा बलों की पहल के बाद बदले हालात से ये बच्चे खासे खुश हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सीआरपीएफ की पाठशाला में पढ़ने के साथ ही अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया है। जब से ये पुलिस वाला आयल हथिन, पट्टी वाला के भगैले हथिन, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर लान दे और पढ़ावल हथिन। धीरे धीरे हमनी पढ़ेला सीख गए। जब से सीआरपी वाला आए हैं, लोग के पढ़ा भी रहे हैं और हम मेरा माई बाबू जी के काम देता है और पैसों देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद इस क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के मकसद से यह पाठशाला संचालित की जा रही है। इस पाठशाला में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 72 बच्चों का नामांकन कराया गया है, जिन्हें पठन पाठन की सामग्रियों के अलावा भोजन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को योग भी सिखाया जा रहा है। आज करीब 70 से अधिक बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होगी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो जो है देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ते हुए देश के लिए अच्छा काम करेंगे। देश प्रेम की भावना उनके अंदर होगी, एक संस्कार होगी,
एक व्यवहार अच्छा होगा, एक आचरण अच्छा होगा उनका, एक अच्छे नागरिक देश के बनेंगे। बूढ़ापहाड़ कैंप में चल रही इस पाठशाला में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे हवलदार दिवाकर कुमार ने बताया कि शिक्षा का वातावरण मिलने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में इससे देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। इनको कंप्यूटर लैपटॉप का भी ज्ञान सर प्राप्त कराते हैं, जो ये स्कूल में लगा रखे हैं। हमारे श्री कमांडेंट महोदय साहब ने उपलब्ध करा रखा है सारा सामान, जो मैं ये वो बगल वाले रूम में लगा करके इनको लैपटॉप और ये कंप्यूटर में दिखा करके इनको कीपैड से इनको वो कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं। गढ़वा जिले का बूढ़ापहाड़ नक्सली आतंक के काले साए से बाहर निकलकर उज्जवल भविष्य की ओर देख रहा है। इन आदिवासी और नक्सली पीड़ितों के बच्चों में सीआरपीएफ के प्रयासों से नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो बेहतर कल की नई उम्मीदें जगा रहा है। बूढ़ापहाड़ से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।